हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स, गोजो और घटोत केतु। राज्य पिंजौरा। राजा ढिंडोरा देव, जो कि उस समय उपस्थित थे पिंजौरा में ही बसे एक नगर कुश में, जहां वाह, अद्भुत कांच द्वारा निर्मित ये मूर्तियां तुम्हारी कला का अतुलनीय उदाहरण है। मूर्ति शिल्पी सारंग देव, और कांच द्वारा निर्मित इस वृक्ष के तो क्या कहने। सॉरी। कला के आप जैसे पारखियों से ही हमारी कला का महत्व है महाराज, अन्यथा ये तो साधारण कांच की मूर्तियां हैं। तुम्हारे विषय में जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया सारंगदेव, किंतु किंतु क्या महाराज, कृपया कर वाक्य पूर्ण करें। हमारा पुत्र राजकुमार रतन देव अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने 18वें जन्म दिवस पर गुरुकुल से वापस महल लौट रहा है, और खुशी के इस अवसर पर हम चाहते हैं कि तुम भी अपने फन का कमाल सारी प्रजा के सम्मुख प्रस्तुत करो। अगर ये मेरे फन की परीक्षा है तो मैं इसमें उत्तीर्ण होने के लिए तन मन और धन से अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा महाराज। तब राजा डिंडोरा देव ने वहां से कूच किया। पिंजौरा के विशाल व भयानक अरण्य में कुछ ना कुछ विचित्र घटता ही रहता है। पिछले एक वर्ष से इस पिंजरे पर रबड़ का यह वृक्ष गोंद टपका रहा है, लेकिन पिंजरे की छत से होकर गोंद उस मानवाकृति पर गिर रही थी, जिससे वह मानवाकृति विचित्र आकार में बदल रही थी। तभी अचानक रबड़ वृक्ष ने गोंद टपकानी बंद कर दी और इसी के साथ गूंजा एक स्वर, हम तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हैं वत्स घटोत्केतु, वर मांगो। तो मुझे वर दीजिए कृपालु गोंद देव, कि मेरे शरीर में लचीलेपन के सभी गुण आ जाएं और मेरे शरीर से स्पर्श के बाद कोई भी शस्त्रास्त्र रबड़ में परिवर्तित हो जाए। तथास्तु, किंतु ध्यान रखना, अपने शरीर के किसी भी हिस्से से रबड़ नुच जाने की स्थिति में तुम्हें शरीर के उस हिस्से की क्षतिपूर्ति के लिए वापस इसी वृक्ष के नीचे आना होगा। इसी के साथ घटोत्केतु के शरीर पर चढ़ी गोंद की परत में विभिन्न परिवर्तन होते चले गए। पूरे एक बरस पश्चात तपस्या का फल प्राप्त कर घटोत्केतु पिंजरे से बाहर आया। अब भला मुझे मनमानी करने से कौन रोक सकता है। तपस्या करने के लिए पिंजरे में अकारण ही नहीं जाकर बैठा था घटोत्केतु, जंगल के खतरों से बचने के लिए जरूरी था। ओ, लेकिन अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खूंखार चीतों की भयंकर दहाड़ों से गूंज उठा वन। उधर कुछ से रवाना हो चुकी थी वह कलाकृति, जिसके निर्माण में मूर्ति शिल्पी सारंग देव ने कोई कसर बाकी न रख छोड़ी थी। पता नहीं मूर्ति में ऐसी क्या विशेष बात है जिसे वह मूर्ति शिल्पी अद्भुत कहता है। इधर शिकार को तुरंत हड़प करने की जंगली प्रवृत्ति ने चीता परिवार में अविलंब जन्म लिया, और आ बेटा, मेरी धूल तो जरूर पालेगा तू। बबुए की बात ही हवा में उछल गया घटोत्केतु, और इसी के साथ ही धरी की धरी रह गई चीतों की चीतागिरी। घटोत्केतु चीतों से खूनी खेल खेलने का पूरा ख्वाहिशमंद लग रहा था। चलो, यह भी अच्छा हुआ कि मुझे मेरी शक्ति का परीक्षण करने का अवसर भी शीघ्र ही मिल गया। चीते की भयानक गुर्राहटें क्या कमाल कर रही हैं, यह घटोत्केतु को कुछ देर से पता लगा। थम 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 थम। ओह, ये तो चीतों की पूरी सेना आ गई। लेकिन अब मैं यहां अपना कोई समय बर्बाद नहीं करूंगा। थम। वाह रथ, ये तो वही बात हुई कि मांगे मिले ना मौत और बिन मांगे मिले मोती। कौन हो तुम? मेरा पता तुझे चीते बताएंगे। अंगरक्षकों के पास घटोत्केतु का पीछा करने का समय न था। उसे छोड़ो और इन शैतानों से अपनी प्राण रक्षा करो। थम। निहत्ते रथवान की गर्दन पर दांत धसा देने के लिए वह चीता उछला। शिकार की सफलता का पूरा पूरा यकीन हो चुका था नरभक्षी को। नहीं, मौत की इतनी जबरदस्त दहशत हुई थी रथवान पर कि उसके वस्त्र पसीने से भीगते चले गए। कि तभी जुडोका, अपनी शक्ति मुझे दो। जो हुकुम गोजो। गोजो ने चीते पर किया जुडोका शक्ति का प्रहार। और यह गोजो की वह शक्ति थी जिसे युद्ध में दूसरा वार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तात्पर्य यह है कि जुडोका का प्रथम वार ही दुश्मन की जान निकाल देने के लिए काफी रहता है। जुडोका युद्ध में दूसरा वार नहीं करता, लेकिन तुम्हें केवल मूर्छित करने की हद तक ही गोजो ने सेका है। इधर चीतों का संयुक्त आक्रमण देख घोड़े बिदक गए। उफ आ! मंकोट, मैं इन बेजुबानों को बेवजह मारना नहीं चाहता, तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो। गोजो के आदेश के बाद सक्रिय हो गया मंकोट।
वाह, गोजो का भी जवाब नहीं। मृत्यु दूत चीतों को भी बचा रहा है और निर्दोष मानवों को भी। रुको प्यारे मृत्युदूत। इधर बिदक कर भागे उस घोड़े के पांव से टकराने जा रहा था वह नन्हा शावक, लेकिन शाकाल अपनी शक्ति मुझे दो। उफ, स्यूश। इधर मंकोट ने कई चीतों का पुलंदा बांध दिया था। घबराओ नहीं, मेरे इन बंधनों से तुम थोड़े से प्रयास के बाद छूट सकोगे। तत्पश्चात मुझे गोजो कहते हैं। आप लोग तुरंत इस क्षेत्र से निकलकर महल पहुंच जाएं, क्योंकि मुझे उस विचित्र शख्सियत के पीछे जाकर रथ और उसमें मौजूद वह अद्भुत कलाकृति लेकर आनी है। वन के इस क्षेत्र की खूंखारता को देखते हुए महाराज ने मुझे यहां भेजा था। जल्दी करो मंकोट, वह भी अधिक दूर न जा पाया होगा। हमें भी गोजो के पीछे चलना होगा। इस वन से निकलकर मैं अब सीधा अपनी गुफा में पहुंचूंगा। वहीं चलकर सोचूंगा कि इस शक्ति का प्रयोग अपने हित में मैं किस किस प्रकार से कर सकता हूं। तभी आ पहुंचा गोजो। ठहरो, रथ रोको, मैं गोजो तुम्हें आदेश देता हूं। घटोत्कच किसी का हुक्म का गुलाम नहीं। तुझमें हिम्मत है तो आकर रथ को रोक कर दिखा। मैं कहता हूं रथ रोको। गोजो ने मंकोट से सीधे रथ पर छलांग लगाई। तेरे अंदर का शैतान मैंने उसी समय देख लिया था जब तूने रथवान पर वार करके उसे चीते के बीच उछाल फेंका था। गोजो ने पूरी शक्ति लगाकर लगामों को खींच दिया। परिणाम स्वरूप तीव्र स्वर में हिनहिनाते हुए घोड़े वहीं के वहीं जाम हो गए। लगामों को रथ से बांधने के साथ ही गोजो घटोत्कच की ओर मुखातिब हुआ। घटोत्कच, अब अगर तुझमें हिम्मत है तो इन लगामों को छू करके दिखा दे। ओ, लगता है मेरे हाथों प्याला खून तेरा ही होना है गोजो। साक! गोजो ने घटोत्कच के हाथ से चाबुक छीन ली। घटोत्कच ने लगामों की ओर हाथ बढ़ाई ताकि गोजो का चाबुक वाला हाथ लहराया। सर ठक! उफ! हाथों को लगाम से दूर रख घटोत्कच। अब घटोत्कच को भी बड़ा गुस्सा आया। तेरी तलवार का जवाब मैं जरूर दूंगा गोजो, और इसी लगाम से तेरी गिच्ची घोट दूंगा। घटोत्कच के लगाम की ओर बढ़ते हाथ को थामकर गोजो ने वार करने को दूसरा हाथ ऊंचा ही किया था कि अरे, रबड़ के प्रत्यास्था गुड़ के कारण खिसती चली गई उसकी बाजू। तीर के समान वापस लौटा घटोत्कच, और अप्रत्याशित था घटोत्कच का गोजो पर हुआ व्यवहार। धमाक! इसकी बाजू इस प्रकार खिंच कैसे गई? उफ! घटोत्कच का हाथ बाज के समान लगाम पर झपटते देख चुका था गोजो। शाकाल, अपनी शक्ति दो। गोजो की शाकाल शक्ति के आगे घटोत्कच के झपटने की फुर्ती को तो शर्म आनी ही थी। रुक जा घटोत्कच, रुक जा, रस से बनी लगाम मैं ही खोलूंगा। गोजो के वार से घटोत्कच रबड़ के बबुए की तरह पीछे को गया, लेकिन फिर रबड़ के बबुए के समान उसी गति के साथ वह वापस लौटा। इसके जिस्म में प्रत्यास्था यानी लचीलेपन के गुण कैसे आ गए? और इधर हवा के उस झोंके के साथ उस अद्भुत कलाकृति के चेहरे पर ढका वस्त्र हवा में लहराया। अनायासी घटोत्कच की निगाहें भी उस ओर उठी। अब इसमें के भाव उसके चेहरे पर उभरे। उसी समय संघारक, अपनी शक्ति मुझे दो। संघारक शक्ति के वार का इस पर कोई असर नहीं हुआ। जुडो का, अपनी शक्ति मुझे दो। गोजो के उस प्रकार से घटोत्कच का चेहरा रबड़ के समान अंदर धस गया, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा ऐसे सामान्य होता चला गया जैसे पिचकुई रबड़ की गेंद अपने वास्तविक आकार में तुरंत लौट आती है। टुपुक टुपुक। जुडोको शक्ति को भी यह अपने शरीर के लचीलेपन के गुण के कारण झेल गया। बिजली का, मुझे अपनी शक्ति दो। लेकिन विद्युत के झटकों का भला रबड़ के उस शरीर पर क्या असर होना था? अब गोजो ने शाकाल शक्ति की मदद से घटोत्कच का दबोच लिया और उफ, काश इस समय मेरे पास मेरी शेष 3 शक्तियां, तीसरी आग, भिलौरा और गुरु घंटाल भी होती तो ये शैतान इतने समय तक मेरा सामना न कर पाया होता। गोजो ने घटोत्कच को एक भरपूर ठोकर जड़ दी। गेंद को ठोकर जड़ा तो उसकी लचीलापन ही उसका दुश्मन बन जाता है। घटोत्कच पुनः वापस आया तो गोजो की शाकाल शक्ति ने अपने पहने पंजे उसके कंधे में धसाकर उसके जिस्म पर चढ़ी रबर की परत को नोच लिया। ओह, इसके पंजे ने मेरे कंधे पर चढ़ी लचीले पदार्थ की परत को नोच लिया है। तभी अंगरक्षकों की वह टुकड़ी वहां आती दिखाई दी। वह रहा शैतान, खत्म कर दो उसे। अब यहां रुकना ठीक नहीं। थम थम पम पम। गोजो, अभी तो मैं जाता हूं, किंतु शीघ्र ही पुनः लौटूंगा। जब तक संभल पाता गोजो घटोत्कच गधे की सींगों की मानंद गायब होता चला गया। आप ठीक तो है ना श्रीमान गोजो? हाँ, और ये कलाकृति मुझे शीघ्र महाराज के पास पहुंचानी है। गोजो ने लगामें अपने हाथ में ले ली। महल में बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही थी अद्भुत कलाकृति की। महाराज, ये रही आपकी अमानत।
गोजो, इस कलाकृति के अनावरण के समय तुम्हारी उपस्थिति भी अनिवार्य है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस शानदार उत्सव में मूर्ति शिल्पी सारंगदेव द्वारा की गई वह आश्चर्यजनक घोषणा, महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमार रतन देव इस कलाकृति का अनावरण अपने तीर अंदाजी का जौहर दिखाते हुए करें। इस प्रकार कुमार के कौशल का भी शानदार प्रदर्शन हो जाएगा, क्योंकि कलाकृति को अनावरण करने के लिए उन्हें कलाकृति के मस्तक पर दिखाई पड़ते सिक्के पर तीर चलाना होगा। यह सुनते ही राजकुमार रतन देव के अभिनंदन को आई प्रजा में रोमांच का अद्भुत लहर दौड़ गई। वाह, आज मूर्ति शिल्पी सारंग देव और राजकुमार रतन देव दोनों के ही हुनर की परीक्षा होगी। जबकि राजकुमार रतन देव ने उठा लिया था धनुष बाण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सारंग देव की इस परीक्षा में खरा उतरूंगा। इस कलाकृति में अद्भुत क्या है? राजकुमार रतन देव की ओर लगी थी प्रत्येक आंख। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस परीक्षा में सफल हो सकूं। टंकार की ध्वनि के साथ राजकुमार रतन देव ने धनुष से छूटा तीर, सर टनाक। वाह, निसंदेह कांच की बनी यह प्रतिमा सारंग देव की कला का अद्भुत नमूना है। राजा ढिंडोरा देव के मस्तक पर बल पड़ गए थे। ये क्या? ये तो साधारण कांच की मूर्ति है। सारंग देव ने अपनी कला से हमें निराश किया। उसी समय सारंग देव ने आगे बढ़कर कहा, क्षमा करें महाराज, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। दरअसल मैंने अपनी इस कलाकृति को अनुपम रूप देने में कोई कसर नहीं उठा रखी है, और आप सबके चेहरों पर नजर आ रही भारी निराशा ही मेरे फन की सफलता है महाराज। वो देखिए। सारंग देव के ऐसा कहते ही कलाकृति में कंपन हुआ और दूसरे ही पल उपस्थित प्रत्येक चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ आश्चर्य मंडरा रहा था। उफ, ये तो जीती जागती प्रतिमा है। उपस्थित महानुभावों को मेरा यानी कंचन का प्रणाम। महाराज, मेरी पुत्री कंचन की काया पर मैंने रंगों का ऐसा अद्भुत जाल फैलाया कि वो आपको कांच की मूर्ति दिखाई पड़ी। इसी के साथ उत्सव स्थल का चप्पा चप्पा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वयं राजा ढिंडोरा देव और गोजो भी सारंग देव की कला का वह अद्भुत नमूना देखकर दंग रह गए थे। वाह, कमाल का फन न केवल सारंग देव के हाथों में है, बल्कि कंचन में छिपे कलाकार में भी है, जिसने सारंग देव की कला को इतना जीवंत कर दिया है। अकल्पनीय था यह सब। उफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोजो सीरीज की कॉमिक्स गोजो और घटोत्केतु के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।